समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें पहले कि पोषण क्या होता है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, पहले उस भोजन का पाचन होता है। पाचन के पश्चात उस भोजन का हमारे छोटी आंत्र में अवशोषण होता है और अवशोषण के बाद वह अवशोषित भोजन जो है, उस अवशोषित भोजन को रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और यह सारा प्रोसेस जो है कहलाता है क्या? पोषण। अर्थात भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन का पाचन करना और पाचन के पश्चात उस भोजन का आहार नाल अर्थात छोटी आंत्र में अवशोषण और अवशोषित भोजन का कोशिका में पहुंचना, यह सारा प्रोसेस जो है पोषण के अंतर्गत आता है। तो पोषण को समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए क्या कि पाचन क्या होता है। पोषण को समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए पाचन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन या पाचन क्या है, इसे समझने के लिए यह बात पता होनी चाहिए कि कोशिका क्या होती है। पाचन को समझने के लिए पता होनी चाहिए कोशिका क्या होती है। कोशिका जिसको हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो ध्यान दें, कोशिका के बारे में आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी जीव के शरीर का निर्माण कोशिका से ही होता है। हर जीव कोशिका से ही बना है। अब मनुष्य मनुष्य भी एक जीव है। क्योंकि मनुष्य भी एक जीव है, इसलिए मनुष्य का भी शरीर किससे बना है? कोशिका से बना हुआ है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझें तो हम कह सकते हैं क्या है। अगर हम कहें कि मान लीजिए बालू के कणों से किसी मूर्ति का निर्माण किया गया। अगर बालू के कणों से किसी मूर्ति का निर्माण किया गया है, तो मूर्ति जो है, मूर्ति एक जीव का काम करेगी। मूर्ति एक जीव का काम करेगी। अगर मूर्ति का निर्माण किए हैं किससे? मूर्ति का निर्माण किए हैं बालू के कणों से, तो हम कह सकते हैं कि जो मूर्ति है वह एक जीव का काम करेगी और जो बालू के कण है वह काम करेंगे किसकी? वह काम करेंगे कोशिका का। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, इस प्रकार से बालू के कणों से मिलकर किसी मूर्ति का निर्माण होता है, उसी प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर किसी जीव के शरीर का निर्माण होता है। अब अगर हम कहें कि भाई मूर्ति में बालू के कण कहाँ हैं, आप कहोगे मूर्ति में बालू के कण कहाँ हैं, यह बात कहना ठीक नहीं है, बल्कि यह कहना ठीक है कि जो मूर्ति है, मूर्ति के हर पार्ट में बालू के कण है। अर्थात बालू के कणों से ही मिलकर मूर्ति का निर्माण हुआ है। तो जिस प्रकार से बालू के कणों से मिलकर मूर्ति के हर पार्ट का निर्माण होता है, उसी प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर किसी जीव के शरीर के हर पार्ट का निर्माण होता है। अर्थात जीव शरीर कोशिका से ही मिलकर क्या होता है? बना होता है। अब कोशिकाएं क्या होती हैं? आप जान लें, कोशिकाओं का आकार बहुत छोटा होता है। कोशिकाएं सामान्यतः बहुत छोटी होती हैं। अब कोशिकाओं का आकार इतना छोटा होता है कि उनको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, इतना छोटी कोशिकाएं होती हैं। अब हमें पढ़ना है कि पाचन क्या होता है। अब पाचन ठीक से समझ में आएगा। देखिए, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, उस ग्रहण किए गए भोजन के अणु बहुत बड़े होते हैं। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसके अणु बहुत बड़े होते हैं और उस भोजन के अणु अघुलनशील भी होते हैं तथा अविसरणशील भी होते हैं। तो जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, भोजन के अणु जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील होते हैं। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के अणु जटिल अर्थात बड़े, अघुलनशील और अविसरणशील होते हैं। अविसरणशील का मतलब कि जो कोशिका में पहुंचने योग्य न हो, उसे बोलेंगे भाई अविसरणशील है। तो जो जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील भोजन आप ग्रहण करते हो, उस जटिल भोजन को सरल, घुलनशील और विसरणशील अणुओं में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं क्या? पाचन। अर्थात जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण किया गया भोजन जटिल, अघुलनशील और अविसरणशील होता है। उस जटिल भोजन को सरल अणुओं में, अघुलनशील को घुलनशील अणुओं में और अविसरणशील को विसरणशील अणुओं में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अर्थात पाचन में जो भोजन के बड़े अणु होते हैं, उन बड़े अणुओं को छोटा किया जाता है। अब ध्यान दें, एक बात यहाँ पे और जाननी है कि जो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उस भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। जैसे क्या कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गए या विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हो गए, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। तो ये सारे पदार्थ हमारे भोजन में विद्यमान होते हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तब वो सारे पदार्थ भी हम अंदर ग्रहण करते हैं। अब उस भोजन में जो पोषक पदार्थ उपलब्ध हैं, उन पोषक पदार्थों को भी अलग किया जाता है। किस प्रोसेस से? इसी पाचन के प्रोसेस से। अर्थात जब पाचन होता है, तब पाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। पाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी तो भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थ हैं, वह पोषक पदार्थ अलग हो जाएंगे और उसके अलावा जो अपशिष्ट बचेगा वह अलग हो जाएगा।
कहने मतलब कि पाचन पाचन की प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन आदि पोषक पदार्थ होते हैं, वह पोषक पदार्थ भोजन से अलग हो जाते हैं और उन्हीं पोषक पदार्थों को भोजन से अलग करने की प्रक्रिया भी पाचन कहलाती है। अब ध्यान दें कि यह पाचन संबंधी प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? तो पाचन संबंधी प्रक्रिया संपन्न होती है आहार नाल में। मनुष्य में पाचन संबंधी प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है, आपको याद रखना। आहार नाल जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। अगर कोई पूछे कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है, आप कहोगे भाई मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। अब आहार नाल क्या है? देखिए यहाँ पर आहार नाल का फिगर बना हुआ है, तो शुरू करते हैं। यह हमारा मुख है और मुख के अंदर देखिए कुछ खाली स्थान होता है जिसमें दांत, जीभ ये सब दिखाई देते हैं। तो मुख के अंदर जो खाली स्थान है, मुख के अंदर के उस खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? मुख के अंदर के खाली स्थान को हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मुख गुहा के आप नीचे आओगे तो ग्रसनी आपको मिलेगा। मुख गुहा के नीचे वाले पार्ट को ग्रसनी कहते हैं और ग्रसनी से भी नीचे आता है क्या? ग्रसनी से भी नीचे आता है ग्रास नाल। ग्रास नाल के नीचे आओगे तो आपको आमाशय मिलेगा। ग्रास नाल के नीचे आमाशय मिलेगा। अब आमाशय में अगर इस प्रकार से आप आगे बढ़े, देखें थोड़ा सी आकार की संरचना दिख रही है। इस सी आकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं? इसे हम ग्रहणी के नाम जानते हैं। अब जो ग्रहणी है, यहाँ पे देखिए ग्रहणी पीछे से आई है और आकर इस प्रकार से मुड़ी हुई संरचना बना रही है। इस मुड़ी हुई संरचना को हम बोलते हैं क्या? इस मुड़ी हुई संरचना को हम छोटी आंत्र कहते हैं। यह छोटी आंत्र है और छोटी आंत्र का पार्ट यहाँ पर आकर समाप्त हो रहा है। जहां से छोटी आंत्र समाप्त होता है वहां से इस प्रकार से संरचना दिख रही है, उल्टे यू के आकार की। और इस उल्टे यू आकार की जो संरचना है इसे हम बड़ी आंत्र कहते हैं। बड़ी आंत्र नाम से तो बड़ा होता है किंतु वह छोटी आंत्र से छोटा ही होता है। फिर देख रहे हैं कि बड़ी आंत्र में एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? कृमि रूप परिशेषिका बोलते हैं इसे। कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी आंत्र का जो अंतिम सिरा है, बड़ी आंत्र का अंतिम सिरा कुछ मुड़ा हुआ सा दिख रहा है। इस मुड़े हुए सिरे को हम मलाशय कहते हैं और मलाशय का जो अंतिम सिरा है वह एक छिद्र है जिसे हम बोलते हैं क्या? गुदा। तो यहाँ पर जितना भी नाम लिखा गया है ये सारा नाम जो है यही आहार नाल कहलाता है। कहने मतलब क्या है? आहार नाल का निर्माण मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, ग्रहणी, बड़ी आंत्र, छोटी आंत्र, मलाशय, गुदा, इन सबसे मिलकर पूरे आहार नाल का क्या होता है? निर्माण। अर्थात आहार नाल के अंतर्गत ही अलग अलग पार्ट हैं। तो अगर हम ये कहें कि आमाशय हमारा स्थित है कहाँ, कहोगे भाई आमाशय हमारा आहार नाल का भाग है। या इसी प्रकार से ग्रास नाल, ग्रसनी, मुख गुहा या छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र ये सब कहाँ स्थित हैं? आप कहोगे इन सबको एक साथ मिला के आहार नाल कहते हैं, इसलिए ये सारे अंग जो हैं आहार नाल में ही स्थित हैं। यहाँ पर क्या है? कुछ अंग एक्स्ट्रा बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दिख रहा है क्या? इस प्रकार से रेड कलर की संरचना दिख रही है जिसको हम यकृत कहते हैं। यह यकृत जो है वास्तव में आहार नाल का तो पार्ट नहीं है, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यह आहार नाल का पार्ट तो नहीं है, अर्थात यह भोजन का पाचन तो नहीं करता, सिर्फ भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्योंकि यकृत में क्या होता है? यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है और जो पित्तरस बनता है वह पित्तरस भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो यह हमारा यकृत हो गया और यकृत में ही छोटा सा पार्ट दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं क्या? इस छोटे से पार्ट को हम पित्ताशय कहते हैं। और यहाँ पर एक पार्ट पत्ती के समान दिख रहा है, इस पत्ती के समान पार्ट को हम अग्न्याशय कहते हैं। तो यहाँ पर तीन ऐसे नाम हैं जो कि आहार नाल के अंतर्गत नहीं आते, फिर भी वह भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। कौन कौन सा? एक हमारा यकृत हो गया, एक हमारा पित्ताशय हो गया और हमारा कौन? अग्न्याशय हो गया। तो ये तीन पार्ट हैं जो आहार नाल के अंतर्गत तो नहीं आते, इसके बावजूद भी इनमें पाचक एंजाइम्स होते हैं जिनके द्वारा भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। अगर हम इनके इंग्लिश की बात करें, जो मुख है, मुख को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुख को हम इंग्लिश में माउथ कहते हैं। मुख को इंग्लिश में माउथ कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आगे है मुखगुहा। जो मुखगुहा है, मुखगुहा को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ओरल कैविटी। इसे ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी मीन्स मुखगुहा। उसी प्रकार से आगे ग्रसनी है, ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स मीन्स ग्रसनी। ग्रास नाल को इंग्लिश में आइसोफेगस कहते हैं। आइसोफेगस कहते हैं। आगे आमाशय जिसको स्टोमक कहते हैं, स्टोमक मीन्स आमाशय हो गया। अग्न्याशय है, अग्न्याशय को पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज मीन्स अग्न्याशय। आगे छोटी आंत्र है, छोटी आंत्र को इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। आगे मलाशय है, इसको हम इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। और गुदा है, गुदा को हम बोलते हैं क्या? एनस। यहाँ पर देख लें, यकृत को लीवर बोलते हैं, पित्ताशय को बोलते हैं क्या? पित्ताशय को गाल ब्लैडर बोलते हैं।
पित्ताशय को गाल ब्लैडर कहते हैं, ग्रहणी है, ग्रहणी को ड्यूडेनम कहते हैं। इसी प्रकार से बड़े आंत्र को बोलते हैं क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और कृमि रूप परिशेषिका, इसको हम बोलते हैं वर्मी फार्म अपेंडिक्स, यहां आप लिख दे रहे हैं, इसे वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये पूरा पार्ट हो गया। अब हम समझेंगे किस प्रकार से आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले यह मुख है और भोजन आप पहले मुख के अंदर लेते हैं। जैसे भोजन आप मुख द्वार से मुख गुहा में पहुंचाते हैं, जैसे मुख द्वार से भोजन आप मुख गुहा में पहुंचाएंगे तो मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में जीभ, दांत ये सब पाए जाते हैं। तो पहले क्या होगा, दांतों के द्वारा उस भोजन को चबाया जाएगा। जब दांत उस भोजन को चबाते हैं तो चबाते समय क्या होता है कि भोजन में लार ग्रंथियों से आया हुआ लार भी मिलता है, और उस समय हमारा जीभ क्या करता है, जीभ हमारा उस भोजन को उलटता पलटता है और लार ग्रंथियों से आए हुए लार को भोजन में ठीक प्रकार से मिलाता है। अर्थात आप भोजन ग्रहण करोगे, ग्रहण किए गए भोजन मुख गुहा में पहुंचेगा। जब भोजन मुख गुहा में पहुंचेगा तो मुख गुहा में दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाएगा और जीभ क्या करेगा, भोजन को उलटता पलटता है और उलट पलट कर उसमें लार ग्रंथियों से आए हुए लार को मिलाता है। लार ग्रंथियां यहाँ पर और यहाँ पर पाई जाती हैं। 6 लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियों से जो लार आया है वह भोजन में भली भांति मिल जाता है। जब भोजन में लार ग्रंथियों से आया हुआ लार भली भांति मिल जाता है तो भोजन एकदम लेई के समान हो जाता है और उस लेई के समान भोजन को हम निगलते हैं। जैसे ही भोजन निगलेंगे वह निगला हुआ भोजन क्या होता है, निगला हुआ भोजन इस प्रकार से ग्रसनी और ग्रास नाल में से फिसलता हुआ कहाँ पहुंचता है, आमाशय में। आपको एक बात याद रखनी है कि ग्रसनी और ग्रास नाल में क्या होता है, ग्रसनी और ग्रास नाल में भोजन ठहरता नहीं है, वह इनमें से फिसलता हुआ डायरेक्ट कहाँ आता है, आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय में क्या होता है, आमाशय की जो दीवार होती है, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जो जठर ग्रंथियां हैं उन जठर ग्रंथियों से जठर रस का श्रावण होता है। जो जठर रस है, जठर रस में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन आदि एंजाइम्स विद्यमान होते हैं और उन एंजाइम्स के द्वारा उस भोजन का पाचन होता है। 3-4 घंटे तक आमाशय में भोजन रुकता है और उस भोजन का उन एंजाइम्स के द्वारा पाचन होता है। फिर क्या होगा, भोजन आमाशय से आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर भोजन इस प्रकार से ग्रहणी में आता है। जब भोजन ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी में आए हुए भोजन से भी यहाँ पित्ताशय से आया हुआ पित्तरस और अग्न्याशय से आया हुआ अग्न्याशय रस मिलता है। अर्थात जैसे भोजन कहाँ पहुंचेगा, जैसे भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी में आकर पित्ताशय से पित्तरस और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस उस भोजन के साथ मिलता है और वह पित्तरस और अग्न्याशय रस भी क्या करते हैं, पित्तरस और अग्न्याशय रस भी भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। उसके बाद क्या होगा, भोजन ग्रहणी से आगे बढ़कर इस प्रकार से छोटी आंत्र में पहुंचता है और छोटी आंत्र की दीवार में भी ग्रंथियां होती हैं और उनसे भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का श्रावण होता है और वह एंजाइम्स भी भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, सबसे अधिक भोजन का पाचन इस छोटी आंत्र में ही होता है। एक बात यहाँ पर यह भी याद रखनी है, अगर कोई कहे कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है तो आप कहोगे पाचन की शुरुआत होती है कहाँ से, मुख गुहा से। और मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में जो लार होता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। जो लार में टाइलिन नामक एंजाइम है वह टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। और इस प्रकार से कोई पूछे कि भाई भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, आप कहोगे भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही होती है, क्योंकि मुख गुहा में जो लार होता है वह लार भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करके भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पर फिर आ गए कि भाई भोजन के अधिकांश भाग का पाचन कहाँ होता है, आपको भोजन के अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत्र में होता है। जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तो पाचन के पश्चात क्या होता है, पाचन के पश्चात उस भोजन में जो पोषक पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गए, ये सारे पोषक पदार्थ एक तरफ हो जाते हैं और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह अपशिष्ट पदार्थ इस प्रकार से छोटी आंत्र से आगे बढ़कर बड़ी आंत्र में चले जाते हैं। तो अपचित भोजन जो होता है, अपचित भोजन मतलब कि जो आप कह सकते हो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वह अपशिष्ट पदार्थ इस प्रकार से बड़ी आंत्र में जाता है और बड़ी आंत्र से वह आगे बढ़कर मलाशय में और मलाशय से वह गुदा के रास्ते क्या होता है, शरीर से मल के रूप में बाहर कर दिया जाता है। और जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है या पचे हुए पोषक पदार्थ हैं वह पोषक पदार्थ इसी छोटे आंत्र में ही रह जाते हैं। अब छोटे आंत्र में क्या होता है, छोटी आंत्र की जो आंतरिक दीवार होती है, छोटी आंत्र की आंतरिक दीवार में इस प्रकार से छोटे छोटे उभार मिलते हैं। छोटी आंत्र की जो आंतरिक दीवार होती है उसमें इस प्रकार से छोटे छोटे उभार होते हैं। इन छोटे उभारों को हम रसांकुर कहते हैं। इन छोटे उभारों को हम रसांकुर कहते हैं। इन रसांकुरों के द्वारा क्या होता है, इन रसांकुरों के द्वारा उस भोजन के पोषक पदार्थ को अपने अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। तो कहने मतलब क्या हुआ, जो अपचित भोजन था, अपशिष्ट भोजन था, वह छोटे आंत्र से आगे बढ़कर
बड़ी आंत में गया और मलाशय और गुदा के रास्ते क्या हो गया, शरीर से बाहर हो गया, और जो बचा हुआ पोषक पदार्थ था वह पोषक पदार्थ छोटी आंत्र की दीवार में अवशोषित हो गया, और अवशोषित किया उसको कौन, छोटी आंत्र के आंतरिक दीवार में पाए जाने वाले रसांकुर। ये क्या करते हैं, ये उन पोषक पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। अब जैसे उस भोजन का अवशोषण होता है तो वह अवशोषित भोजन ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिकाओं में उसका विसरण हो जाता है, अर्थात वह कोशिकाओं में विलीन हो जाता है। यह सारी प्रक्रिया जो है यही कहलाती है क्या, पोषण। तो अभी हम पोषण समझे क्या होता है भाई, भोजन आप करोगे तो पहले मुख गुहा से ऐसे ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत्र में पहुंचता है, और छोटी आंत्र में क्या होगा, छोटी आंत्र में उसका पूर्ण पाचन होगा, और पाचन के बाद भोजन में उपस्थित जो पोषक पदार्थ होंगे वह छोटी आंत्र की दीवार में उपस्थित रसायनों के द्वारा अवशोषित कर ले जाएंगे, और अवशोषित करके उनको ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचा जाएगा, और कोशिका में जाके वह पोषक पदार्थ विलीन हो जाएगा। यह सारा प्रोसेस कराएगा क्या, पोषण। तो यह पोषण पूरा संपन्न हुआ। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि भाई यकृत, अग्न्याशय और यहाँ पे पित्ताशय, आमाशय, इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन नहीं किए हैं, तो इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग यकृत, अग्न्याशय, पित्ताशय इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।